हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेशेंट एजुकेशन सीरीज ऑन कैंसर। कैंसर एक साइलेंट इंट्रूडर है जो शुरुआत में नजर नहीं आता, लेकिन समय के साथ ये बेहद तेजी से फैलता है। शायद यही वजह है कि हर साल 7 से 8 लाख न्यू कैंसर पेशेंट्स रजिस्टर होते हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 2 लाख पेशेंट्स हेड और नेक कैंसर के शिकार होते हैं। हेड एंड नेक कैंसर क्यों इतनी तेजी से फैल रहा है और क्या इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है? इन बातों के साथ आज हम इस लाइफ थ्रेटनिंग कैंसर से रिलेटेड हर जानकारी प्राप्त करेंगे और इस कोशिश में हमारे साथ हैं फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित भार्गव, त्रिलोकीनाथ बत्रा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर। सो लेट्स वेलकम हिम। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू द शो। थैंक्स फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि कैंसर आखिर होता क्या है? हमारे शरीर के अंदर जैसे जो ऑर्गन वगैरह बनते हैं तो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चलता है जिसके अंदर सेल बनते रहते हैं और मरते रहते हैं और हमारा जीवन चलता रहता है। और कैंसर में क्या होता है कि यही सेल जब मरना बंद हो जाए या उनका जो मल्टीप्लिकेशन का चेक है वो बंद हो जाए तो वो इस तरह से ग्रो करता है कि वो अपने आसपास के ऑर्गन्स को और दूर दराज के ऑर्गन को अफेक्ट करना शुरू कर दे। तो इस बीमारी को हम कैंसर बोलते हैं। हेड एंड नेक कैंसर क्या होता है? शरीर के ऊपरी भाग में हमारे पास हमारा जो सिर और गर्दन होती है उसके अंदर जो ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं, जैसे हमारी बकल म्यूकोजा या जिसको हम चीक बोलते हैं, एक जहाँ पे हमारे दांत लग रहते हैं जिसको हम जबड़ा बोलते हैं या गम्स बोलते हैं, वो हमारी टंग जो ज़ुबान है वहाँ के कैंसर, और या फिर गले के अंदर सिचुएटेड ऑर्गन्स जैसे वोकल कॉर्ड है, हमारी गले की म्यूकोजा जिसको हम फेरेंजियल वॉल बोलते हैं, हमारे वोकल कॉर्ड्स के आसपास के स्ट्रक्चर जैसे पायरिफॉर्म फोसा टेक्निकली जिनको हम बोलते हैं, और हमारे मुंह का ऊपरी भाग जिसको हम हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं, इन सब में उत्पन्न होने वाले कैंसर एक कंबाइंड टर्म हमने इनको दी है जिसको हम हेड एंड नेक कैंसर बोलते हैं। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? देखिए, हिंदुस्तान में इसके रिस्क फैक्टर्स जो मेन है उसमें 80% लोगों को जो ये कैंसर होते हैं वो या तो तंबाकू खाने से होते हैं, पान मसाला से होते हैं, खैनी वगैरह खाने से होते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों का चलन हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। स्मोकिंग जो है ये कंट्रीब्यूट करता है गले के कैंसर को या पायरिफॉर्म फोसा के कैंसर्स को, एंड पर तंबाकू ओवरऑल इसका मेन कल्प्रिट है। हेड एंड नेक कैंसर को डायग्नोज कैसे करते हैं? देखिए, हेड नेक कैंसर या मुंह और गले का कैंसर में सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसको सबसे छोटी से छोटी अवस्था में भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि मुंह और गले का कैंसर साफ सीधा सिर्फ एक मुंह खोलने से या एक छोटी सी दूरबीन डालने से या जिसको हम इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी बोलते हैं वो करने से साफ नज़र आ जाता है। और इसमें हम नॉर्मली जो देखते हैं वो एक तरह का कोई अल्सर या कोई गांठ या किसी तरह का कोई जख्म जो काफ़ी समय से भर नहीं रहा है उसको देखते हैं। और दूसरा, इसको डायग्नोज करने का सबसे आसान तरीका है या तो हम एक स्क्रैप साइटोलॉजी ले लेते हैं वहाँ से, या फिर एक छोटा सा पीस वहाँ से ले लेते हैं जिसको हम बायोप्सी बोलते हैं, जिसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख के इस कैंसर की जांच पूर्ण रूप से कर सकते हैं। क्या बायोप्सी से कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? देखिए, इसमें मेरा ये कहना है कि बायोप्सी से कैंसर फैलता नहीं है। इनफैक्ट अगर हम बायोप्सी ना करें किसी भी कैंसर की तो हम उसका इलाज कैसे करेंगे, क्योंकि आज की तारीख में बायोप्सी के ऊपर ना ही हमारा वो डायग्नोसिस जुड़ा है, पर हम उसके ऊपर कई सारे जेनेटिक टेस्ट करते हैं जिससे हम उसका इलाज निकाल सकते हैं या हम ये बता सकते हैं कि उसमें किस तरह की दवाइयाँ काम करेगी। और जहाँ तक रही इस मिथ की कि बायोप्सी करने से कैंसर फैलता है, मेरे ख्याल में अगर हम बायोप्सी करें तो कैंसर तब तक नहीं फैलेगा अगर हम उसका इलाज ना करें। बायोप्सी करने के बाद हम तुरंत इलाज शुरू कर दें तो वो उसके फैलने के चांसेस कम रहते हैं। अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो उनके बचने के चांसेस, मतलब सर्वाइवल रेट कितना होता है? देखिए, कैंसर में सबसे बड़ी चीज़ है कि उसकी स्टेजिंग क्या है। कैंसर में 4 स्टेज होती हैं, स्टेज 1 से लेके स्टेज 4 तक। अगर हम किसी कैंसर को स्टेज 1 या स्टेज 2 में भी पकड़ लेते हैं हेड नेक कैंसर के, तो इसमें चांसेस ऑफ क्योर काफ़ी हाई होते हैं, जिसमें हम करीब 80 से 85% कैंसर को
पूर्ण रूप से इलाज कर पाते हैं। जैसे जैसे इस कैंसर की स्टेज बढ़ती है वैसे वैसे इसका सर्वाइवल रेट और दवा को रिस्पॉन्स करने का रेट कम हो जाता है। तो मान लीजिए स्टेज 1 में अगर हम कैंसर लें तो मैं आज की तारीख में उसको ऑलमोस्ट 90% चांस दूंगा कि हम उसे क्योर कर देंगे। यहीं अगर एक स्टेज 4 का पेशेंट मेरे पास आता है तो मैं इसको करीब 10 से 15% चांस दूंगा कि हम इसको पूर्ण रूप से क्योर कर पाएंगे। हेड एंड नेक कैंसर के साइंस एंड सिम्टम्स यानी लक्षण क्या होते हैं? देखिए, हेड नेक कैंसर जो है ये एक आम आदमी को भी अगर थोड़ी बहुत जानकारी है तो वो अपने आप इसको पकड़ सकता है। मान लीजिए आपके मुंह में कोई छाला है जो काफ़ी समय से इलाज करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि उसमें कैंसर हो सकता है। तुरंत जाके उसको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं और एक FNAC या बायोप्सी कराएं। दूसरे जो लक्षण होते हैं वो ये गले में गांठ आना। गले में अगर आपकी कोई भी गांठ है जो समय के साथ बढ़ रही है और उसकी जो कंसिस्टेंसी या जो उसका फील है वो एक पत्थर की तरह या काफ़ी हार्ड बॉल की तरह है, तो समझ लीजिए वो कैंसर हो सकती है। दूसरी चीज़, अगर उसमें दर्द नहीं हो रहा है, गांठ आपकी गले में बढ़ रही है और दर्द नहीं हो रहा है, तो काफ़ी हद तक इसके चांस होते हैं कि ये कैंसर वाली गांठ हो सकती है। दूसरा, आपकी आवाज़ में अगर बदलाव आ रहा है, मान लीजिए समय के साथ आपकी आवाज़ होर्स होती जा रही है या कम होती जा रही है या आपको बोलने में कुछ तकलीफ़ होती है, तो एक चांसेस हैं कि आपको वोकल कॉर्ड का या छाती के अंदर किसी तरह का भी कैंसर हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं? देखिए, इलाज के लिए हमारे पास मेनली 3 मोडालिटी होती हैं: सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हम टारगेटेड थेरेपी भी इंक्लूड करते हैं, परंतु जैसे हम स्टेज 1 में कैंसर देखते हैं तो अर्ली स्टेज कैंसर का हम ऑपरेशन करके या सर्जरी के द्वारा पूरी तरह उसको क्योर कर सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि सर्जरी के बाद पेशेंट को रेडिएशन या कीमोथेरेपी की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर उसका कैंसर बिल्कुल फैला हुआ नहीं है और स्टेज 1 में या T1 लीजन अगर होता है। तो इसके बाद जैसे जैसे अगर कैंसर की स्टेज बढ़ती है, इसमें मान लीजिए T2 या T3 हमें कैंसर मिलता है या स्टेज 2 या स्टेज 3, एक सर्जरी की पॉसिबिलिटी कुछ कैंसर्स में फिर भी रहती है, परंतु सर्जरी के बाद हमें उन्हें कीमोथेरेपी या रेडिएशन देनी पड़ती है या कभी कभी दोनों चीज़ें हमें उनको देनी पड़ती हैं जिस तरह हम उनको ट्रीट कर पाते हैं। अब स्टेज 4 में अगर कोई पेशेंट आता है या जिसको हम इनऑपरेबल स्टेज बोलते हैं, कुछ कैंसर होते हैं गले के, जैसे वोकल कॉर्ड का या लैरिंग्स का कैंसर होता है जिसको हम बोलते हैं, वो हम स्टेज 4 में भी सर्जरी के द्वारा पूर्ण रूप से क्योर कर सकते हैं। परंतु कुछ कैंसर जैसे बकल म्यूकोजा है, मैग्जिला है, हमारी टंग है, जीभ जिसको बोलते हैं, या हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, अगर इनके हमारे पास स्टेज 4 के कैंसर आते हैं तो हम इनमें केवल रेडिएशन या रेडिएशन प्लस कीमोथेरेपी दे के इनको ट्रीट कर सकते हैं। परंतु अगर ये कैंसर दोबारा रिकर करे या रिकरेंट कैंसर जिन्हें हम बोलते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन या तो रेडिएशन का, अगर उसकी रेडिएशन में काफ़ी समय निकल गया है, या फिर कीमोथेरेपी, और या फिर आजकल हम टारगेटेड थेरेपी भी इसमें यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम कुछ टैबलेट्स देके उस कैंसर को दबा सकते हैं या क्योर कर सकते हैं। टारगेटेड थेरेपी क्या होती है, क्यों होती है और कैसे होती है? टारगेटेड थेरेपी बेसिकली बायोप्सी के ऊपर जब हम कोई जेनेटिक जांच करते हैं तो उसमें हमें ये पता लगता है कि यह कैंसर किस तरह से और कौन सी जेनेटिक म्यूटेशन है जो इस कैंसर को बढ़ावा दे रही है, या कौन सा ऐसा पाथवे है जो इस कैंसर को फैलाता है या तेज़ी से बढ़ाता है। तो हम क्या करते हैं कि इस म्यूटेशन के अगेंस्ट एक टारगेट डेवलप करते हैं जो इसको दबाता है, जो इसको वापस सही करता है या इसको ब्लॉक करता है। तो इस ट्रीटमेंट विधि को हम टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं। हेड नेक में हमारे पास काफ़ी टारगेटेड थेरेपी अवेलेबल हैं, जैसे टेक्निकल टर्म्स में बोलूँ तो एक टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स जो एक एंजाइम को ब्लॉक करता है और इस कैंसर को रोकता है। दूसरा, हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं जैसे सितुक्सिमैब या बायोमैब होती हैं, और टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स में हमारे पास जेफिटिनिब या अर्लोटिनिब जैसी दवाइयाँ होती हैं जिससे हम इस कैंसर को इलाज कर पाते हैं।
कैंसर के ट्रीटमेंट में किसी पेशेंट के बाल झड़ जाते हैं, कोई वीक हो जाता है तो किसी के दांत गिर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक कैंसर सेल में और एक नॉर्मल सेल में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो जब हम इस कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी या रेडिएशन से करते हैं तो उसमें नॉर्मल सेल पे भी फ़र्क पड़ता है। तो इसी वजह से कीमोथेरेपी से पेशेंट्स के बाल वगैरह जाते हैं, रेडिएशन से कई बार दांतों में या गम्स में प्रॉब्लम आती है अगर हम हेड नेक रीजन में उन्हें दे रहे हैं। तो इस वजह से हमें ये सब साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, परंतु ये सब साइड इफ़ेक्ट कोई परमानेंट नहीं है। ये सब इलाज ख़त्म होने के बाद थोड़े समय में पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। कीमोथेरेपी और रेडिएशन में क्या फ़र्क है? कीमोथेरेपी में हम क्या करते हैं कि कुछ इंजेक्शंस देते हैं, जो दवाइयाँ होती हैं जो ब्लड के थ्रू कैंसर तक और पूरी बॉडी में जाती हैं, जो इन सेल को मारती है। रेडिएशन में जैसे आपने देखा होगा कि आप एक्सरे कराते हैं या सीटी कराते हैं तो उसमें क्ष किरणें या एक्सरेज होती हैं, इनके द्वारा हम लोकली इस ट्यूमर को मारते हैं। तो उस विधि को हम रेडियोथेरेपी बोलते हैं। हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट में रेडिएशन का क्या रोल होता है और वो कहाँ तक इफेक्टिव है? देखिए, आज की तारीख में अगर मैं देखूं तो ऑलमोस्ट 70 से 75 या 80% हेड नेक कैंसर में रेडिएशन का रोल है। रेडिएशन का रोल हम या तो सर्जरी के बाद करते हैं, सर्जरी के बाद अगर थोड़ा सा ट्यूमर बड़ा है और उसके अंदर हमें लगा कि माइक्रोस्कोपिक डिजीज़ नीचे रह गई है तो उसके अंदर हम उसको रेडिएशन से जला के पूर्ण रूप से ख़त्म कर देते हैं। वैसे ही अगर कोई पेशेंट या तो सर्जरी के लायक नहीं है या सर्जरी के लिए अनफिट है किसी और बीमारी की वजह से, जैसे हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, अगर हम उसमें सर्जरी नहीं कर पाते हैं तो हम उन पेशेंट्स को रेडिएशन के द्वारा भी उतना अच्छे ही रिजल्ट्स दे सकते हैं जितने सर्जरी से मिलते हैं। तीसरा, अगर पेशेंट का कैंसर काफ़ी एडवांस्ड है जो किसी भी विधि से ठीक नहीं हो सकता है तो हम उसको पैलिएट करने के लिए रेडिएशन दे सकते हैं, जिसमें अगर मुंह के कैंसर से ब्लीडिंग है तो उसको हम रेडिएशन से रोक सकते हैं। अगर उसको उस कैंसर की वजह से पेन है तो हम रेडिएशन से रोक सकते हैं। और कई बार तो इस कैंसर में इवन स्टेज 4 में भी रेडिएशन से इतना अच्छा असर आता है कि पूरा कैंसर खत्म हो जाता है। आज रेडियोथेरेपी या कैंसर ट्रीटमेंट में क्या एडवांसमेंट आ गए हैं जो पहले नहीं थे? देखिए, आजकल जितना भी टेक्निकल एडवांसेस हो रहे हैं, अगर मैं एक एक ब्रांच करके लूँ, अगर हम रेडिएशन में देखें तो एक समय था आज से करीब 15 से 20 साल पहले जब हम कोबाल्ट यूज़ करते थे और हमारे पास एक दो या दो तरीके होते थे रेडिएशन देने के, जिसको हम कन्वेंशनल रेडिएशन बोलते थे। इसके अंदर हम नॉर्मल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते थे, हमें नॉर्मल ऑर्गन्स को भी रेडिएशन देना पड़ता था। जैसे जैसे समय निकलता गया हमारे पास लीनियर एक्सेलरेटर्स आए जिसमें हम स्किन को बचा पाए और पर फिर भी नॉर्मल ऑर्गन को रेडिएशन मिलता था। उसके बाद हमारे पास स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी जिसको हम IMRT या SBRT बोलते हैं, ये आई। इसमें हम एक बीम को इस तरह से मॉडिफाई कर देते हैं कि जो वो कैंसर की शेप ले लेती है, क्योंकि कैंसर ना तो कभी चौकोर होता है और ना कभी एक सर्कुलर होता है, उसका तो एक अपना ही शेप होता है। तो अब रेडियोथेरेपी में इस तरह की मैकेनिज्म्स आ गई हैं कि हम एक रेडियोथेरेपी की बीम को कैंसर के शेप के अकॉर्डिंगली ढाल सकते हैं, जिससे हम नॉर्मल ऑर्गन पूर्ण रूप से बचा सकते हैं और कम से कम साइड इफ़ेक्ट देके एक पेशेंट को हम ट्रीट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम कीमोथेरेपी में देखें तो बायोप्सी के आधार पर हम एक ट्यूमर की इतनी जांच कर लेते हैं कि हमें ये पता लग जाता है कि इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ किस तरह से काम करेंगी और किस समय हमें कौन सी दवाई देनी चाहिए जिससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो इन सब टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के बावजूद आज की तारीख में हम कैंसर पे काफ़ी कुछ विजय प्राप्त कर चुके हैं, परंतु आगे के समय आने वाले में हम और भी इसमें एडवांसेस होंगे जिसकी वजह से हम पूरी तरह से इस कैंसर को क्योर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आई होप आज के डिस्कशन से हमारे व्यूअर्स इस खतरनाक कैंसर के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं और अब उन सभी सावधानियों का ध्यान रखेंगे जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं। थैंक्स फॉर हैविंग मी। कैंसर डेडली है, लेकिन कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिनका समय रहते इलाज शुरू हो जाए तो इन्हें क्योर किया जा सकता है।
इसलिए इस शो के जरिए कैंसर रिलेटेड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग पेशेंट एजुकेशन सीरीज ऑन कैंसर एंड डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।